जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस और आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पहले जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं। यूनिट जानेंगे क्या होता है, कौन कौन से टाइप की होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे डायमेंशंस क्या होता है, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है। उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ वगैरह के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और यूनिट क्या होती है इनके बारे में। तो सबसे पहले क्या जान रहे हैं हम, जान रहे हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, कैसे पहचाने कि कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। तो दो सिर्फ छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि अगर मुझे बताना है कोई फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, तो सबसे पहली बात आप उसको एक तो मेजर कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप उसको मेजर कर सकते हैं। पहली चीज मेजर कर ली। मेजर करने के बाद उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व, वो कुछ फिजिक्स की बात करती हो, लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करती हो, तो ऐसी क्वांटिटी क्या बनेगी, फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। जिसको सिर्फ मेजर कर पा रहे हो उसमें फिजिक्स नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो जस्ट एक क्वांटिटी है। आप उसको मेजर तो कर पा रहे हैं बट दैट इज नॉट अ क्वांटिटी, सॉरी दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या होगी, वो सिर्फ एक क्वांटिटी मात्र बनकर रह जाएगी, फिजिकल नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी कब होगी, जब वो फिजिक्स भी इन्वॉल्व रखे अपने साथ, उसके अंदर कुछ फिजिक्स हो, तब वो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। तो क्या लिखेंगे हम बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी कौन होगी, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड उसके अलावा डिस्क्राइब्स सम लॉज ऑफ फिजिक्स। एक तो पहली बात जिसको मेजर कर पा रहे हैं, दूसरी बात वो फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या रखेंगे भाई, हम बोलेंगे कि भाई जैसे कार है, कोई कार है, वो मूव कर रही है ना, मान लो देहरादून से दिल्ली तक गई। अब मैंने पूछा कि बताओ इसका स्पीड कितना रहा होगा, तो अगर आप स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे साहब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितने टाइम तक ये ट्रैवल किया उसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो आपने स्पीड को मेजर कर लिया, आपने स्पीड को मेजर कर लिया। मेजर करने के साथ साथ इसमें क्या चीज है, आप डिस्टेंस देख रहे हो, आप टाइम देख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर फिजिक्स की बात हो रही है, कितनी तेज उसने अपनी डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारी स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी हो गई, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। मेजर भी कर पा रहे हैं, फिजिक्स की भी बात कर रही है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोल देंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साहब 40 हैं, 41 हैं, जितने भी हैं, है ना। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दोगे कितने हैं। आपने क्वांटिटी को काउंट कर लिया, मेजर कर लिया, बट क्या वहां पर किसी तरीके की कोई फिजिक्स की बात हो रही है, कोई फिजिक्स की बात नहीं हो रही, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। फिजिकल क्वांटिटी कब होगी, जिसको मेजर किया जा सके और जिसमें फिजिक्स के बारे में बात होती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है बात। उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी जो हम बात करेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। और किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं क्या, अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपने डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसके बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पहला बनेगा हमारा फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल बोल सकते हैं या फिर आप बेस बोल सकते हैं, ये बेस है फिजिकल क्वांटिटीज का। मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल या बेस होंगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरी तरीके से डिफाइन है, जिसको हमें मेजर करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी, फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है।
तो क्या बताएंगे, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, फॉर देयर मेजरमेंट, अपने मेजरमेंट के लिए, या फिर और फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें और किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में डिफाइंड है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है साहब। अब ये टोटल 7 होती हैं, कितनी होती हैं, ये होती है टोटल 7। 7 कौन कौन सी हैं, तो 7 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मास, लेंथ, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर के बाद अपना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक करंट के बाद आएगा अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आ जाएगा अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है या बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, जिनको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, अपने मेजरमेंट के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मास है, मास को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करना है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें लेंथ मेजर करना है, किसी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं। आपको टाइम मेजर करना है, किसी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टाइम मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इन्हीं को हम फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। एक तो बेस हो गया या फंडामेंटल हो गया, इसके अलावा एक आती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी कौन सी है, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है डिराइव, डिराइव मतलब जिसको हम डिराइव कर सकते हो किसी और से, किसी और से डिराइव करेंगे मतलब वो किसी और पर डिपेंड कर रही है ना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, जो अपने मेजरमेंट के लिए या अपने एक्सप्रेशन के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती है, हमारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कोई भी नाम ले लो इन सातों के अलावा, इन सातों के अलावा कोई भी नाम ले लो अदर देन 7 बेस क्वांटिटीज। इन 7 के अलावा आप जो भी नाम लोगे, ठीक है, सारी की सारी क्या है, ऑल आर डेराइव्ड। सारी की सारी क्या है, सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। आप बोलो साहब एरिया, डेराइव्ड है। आप बोलो साहब डेंसिटी, डेराइव्ड है। आप बोलो साहब फोर्स, डेराइव्ड है। आप बोलो साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, डेराइव्ड है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम आप लेते हो, आप बोलो साहब रेजिस्टेंस, डेराइव्ड है। सारी की सारी क्या है, सारी की सारी ये सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी अपने मेजरमेंट के लिए या फिर अपने एक्सप्रेशन के लिए, तो ऐसे बन जाती है हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये दो हो गई। इन दो के अलावा एक और अलग से कैटेगरी बनाई गई है, जो कि ना फंडामेंटल में आती है ना डेराइव में आती है, और वो होती है अपनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक और तीसरी कैटेगरी अलग से बनाई गई जो कि कहलाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री में क्या आता है भाई साहब, सप्लीमेंट्री में वो आता है जो इन दोनों में नहीं आते। कौन रह गए, रह गए एंगल्स। कौन रह गए, रह गए एंगल्स, है ना, जो ना डिराइव्ड में आते हैं और ना ही फंडामेंटल में आते हैं। वो दो फिजिकल क्वांटिटीज किस में आते हैं, वो अपने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। अब सप्लीमेंट्री कौन सी है, मैंने जैसे कि बताया एंगल, मैंने क्या बताया, जो एंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो एंगल भी दो एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल जो हम पढ़ते रहते हैं आए दिन, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं जिस एंगल के बारे में, वो अपना प्लेन एंगल होता है जिसको हम जस्ट एंगल भी बोलते हैं। और एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3D में जो एंगल बनता है
वो हमारा सॉलिड एंगल है। एक प्लेन में, एक 2D में जो एंगल बन रहा है वो हमारा, सॉरी, जो 3D में बन रहा है, जो सॉलिड बॉडी के अंदर बन रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। जो एक प्लेन में बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया, जस्ट एंगल जिसको हम बोल देते हैं, जस्ट एंगल। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं इस प्लेन एंगल को, या फिर इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। बट इस एंगल को या प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई साहब, एक आप आर्क बनाएंगे, एक आप रेडियस ले लो पहले आर, और इतनी ही रेडियस की एक आर्क बना लो, इतनी ही लेंथ की एक आर्क बना लो। ठीक है, जो आपने रेडियस लिया है, जो आपने रेडियस लिया है, इसी रेडियस का, सेम इसी रेडियस का ये आर्क बना लो। अब ये जो आर्क इस सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये जो आर्क इस सेंटर पर एंगल बना रही है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ 1 रेडियन। उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन, या फिर उसको हम डिफाइन करते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इक्वल्स टू क्या, एल बाय आर। मतलब एल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ आर्क। जब आप आर्क की लेंथ को उसकी रेडियस से डिवाइड कर दोगे, तब जो बनेगा वो प्लेन एंगल होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है 1 रेडियन को डिफाइन कीजिए, तो 1 रेडियन क्या हो गया कि जितनी रेडियस का आर्क लिया है उसकी लेंथ भी उतनी ही ले लो, तब जो हमारे पास आएगा दैट इज 1 रेडियन। क्लियर है उसका भी। अब सॉलिड एंगल हमें किस में मिलेगा, सॉलिड एंगल मिलेगा हमें सॉलिड्स में। सॉलिड्स में मतलब जो 3D शेप है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जैसे प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, इसकी होती है स्टेरेडियन। कैसे डिफाइन करते हैं स्टेरेडियन को, मान लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर आप अज्यूम करो, उस स्फीयर की कुछ रेडियस होगी, आर उसकी रेडियस होगी। अब क्या करना है आपको एक स्क्वायर बनाना है, उस स्फीयर की सरफेस के ऊपर एक स्क्वायर बनाना है। कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। ठीक है, आर रेडियस का क्या बना दो, एक स्क्वायर, उसके चारों कॉर्नर को सेंटर पे मिला दो, तब जो एंगल बन रहा होगा उस स्क्वायर की वजह से उस सेंटर पर, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, तो उसकी जो सरफेस जो एंगल बना रहे होते हैं उस कोन पर, दैट इज सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, जैसे ये है ना, ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज सॉलिड एंगल। इस तरीके जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल बनेगा। या फिर अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर कि मान लो ये मैंने स्फीयर का सरफेस लिया है ना, ये मैंने स्फीयर का सरफेस ले लिया, जो जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भाई जो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसी आर लेंथ की मैंने 4 साइड बनाए, स्क्वायर बनाया, और इन चारों को मैं एक कॉमन पॉइंट पर मिला देता हूं। कॉमन पॉइंट मतलब क्या हो गया अपना, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, यहां पर ये जो एक एंगल बनेगा दैट इज सॉलिड एंगल। तो कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड एंगल को, तो सॉलिड एंगल हो जाता है अपना, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, क्या लेना हमें, हम ले रहे हैं स्क्वायर, हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे जो रेडियस है स्क्वायर का, जो रेडियस है स्फीयर का, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात। तो ये हो जाता है अपना सॉलिड एंगल। तो ये हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी और फिर उसके बाद टाइप, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड देन सप्लीमेंट्री। इसके बाद हम बात करेंगे अब यूनिट्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। जो हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट होता क्या है। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, इसकी लेंथ मैंने मेजर करी, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ए बी, और इसकी लेंथ मैंने मेजर करी। तो इसकी लेंथ जो ये मैंने मेजर करी है, फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, पहली बात तो लेंथ हो गया। इसको मैंने मेजर किया तो ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। जितना भी वैल्यू आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लिखूंगा कैसे मैं लेंथ का, तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, मान लो ये है 15 सेंटीमीटर लेंथ, कितना है लेट से 15 सेंटीमीटर। तो 15 क्या हो गया, 15 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड देन दिस सेंटीमीटर इज द यूनिट। ये जो 15 है ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो सेंटीमीटर मैंने लिखा है यही यूनिट है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ आएंगी, क्या क्या, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, यूनिट से। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट से। अब इसी यूनिट के बारे में जानेंगे कि साहब ये यूनिट है क्या जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यूनिट क्या है, यूनिट कुछ नहीं है भाई साहब, यूनिट एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है।
यूनिट क्या होता है? यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड किस लिए यूज किया जाता है? विच इज यूज्ड टू कंपेयर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जो यूनिट है, यूनिट कुछ नहीं, यूनिट एक हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं जिससे हम कंपेयर करा के किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। वो क्या बन जाता है? वो स्टैंडर्ड ही यूनिट बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये सिंपल सा, कि भाई एक लाइन है, इसका लेंथ ए बी, मैं बोल देता हूं कि इसका जो लेंथ है, इतनी लेंथ की कोई भी चीज होगी मैं इसको एक्स बोलूंगा। इतनी लेंथ की कोई भी चीज होगी मैं उसको एक्स बोलूंगा। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करी कि साहब ये एक लाइन है DE, बताइए इसका लेंथ कितना होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इससे कंपेयर करा, अच्छा एक पार्ट ये आ गया, फिर मैंने कंपेयर करा, अच्छा दो पार्ट ये आ गया, है ना, ये दो पार्ट ये आ गया। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये x के दो पार्ट इसके अंदर आ गए, इस DE में इस x के दो पार्ट बन सकते हैं। तो जब दो पार्ट बन सकते हैं, मैंने कंपेयर करा के देखा कि भाई यहां से यहां तक भी x आ रहा है, फिर मैंने उठाकर यहां पर रखा, इसको कंपेयर कराया, ये भी x आ रहा है, मतलब इसमें कितने कितने x आ गए? 1 और 2। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2x होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2x हो गई। तो ये डबल हो गया किससे? मेरे स्टैंडर्ड से। तो ये जो यहाँ पर x है, मैंने एक स्टैंडर्ड ही तो लिया था कंपेयर कराने के लिए, और इस स्टैंडर्ड को ही क्या नाम दे दिया जाता है? इस स्टैंडर्ड को ही एक यूनिट बोल दिया जाता है कि ये क्या है? यूनिट है, इसी से कंपेयर करा के मेजर कर लो। जैसे मैंने मान लो ये लाइन बनाई और मैंने बोला कि ये जो लाइन है MN, इसकी लेंथ बताओ। तो आप कहोगे अच्छा ये जो मैंने ली है ये x मेजर करके चल रहा हूँ, ये इसकी आधी हो गई तो ये x/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/2x। ये कितना हो गया? ये 1/2x हो गया। तो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड जिससे मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करा के मेजर कर सकता हूं, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट बोल देते हैं। उसी स्टैंडर्ड को क्या बोल देते हैं? हम यूनिट बोल देते हैं। तो अब ऐसे ही हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उनके स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं, है ना। उन्हीं को क्या किया गया है? उन्हें डिफाइन किया गया, उनके स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं। तो वो क्या क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट बनती हैं, अब यूनिट बनेगी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, तो वैसे ही क्या बन जाती है? फंडामेंटल यूनिट बन जाती है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड है वही क्या बन जाएंगे? हमारे फंडामेंटल यूनिट बन जाएंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी कौन कौन? हमारे पास थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या थे? ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी के ही जो स्टैंडर्ड है वो फंडामेंटल यूनिट बन जाते हैं। तो मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? वो है किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको हम क्या लिखते हैं? जिसको हम लिखते हैं केजी। ठीक है। लेंथ के लिए क्या है? लेंथ के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया है मीटर, जिसको हम क्या लिखते हैं? एम। टाइम के लिए क्या है? टाइम के लिए है सेकंड, जिसको हम क्या लिखेंगे? एस। इसी तरह से टेम्परेचर के लिए क्या है? टेम्परेचर के लिए है केल्विन, जिसको हम क्या लिखते हैं? के। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए है एम्पियर, जिसको लिखते हैं हम कैपिटल ए से। ऐसे ल्यूमिनेट्स इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला, जिसको हम लिखते हैं CD। एंड लास्ट एक है मोल, जिसको हम मोल ही लिखते हैं। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? वो है मोल, और इसको हम मोल ही लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इनकी यूनिट क्या क्या होगी? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। ये कैसी यूनिट है? ये हमारी SI यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? ये हमारी SI यूनिट है। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हम डेराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, डेराइव्ड यूनिट, वो क्या हो जाएंगे? हमारी सारी
जिनको हम फंडामेंटल से डिराइव करें वो डिराइव्ड यूनिट बन जाएंगी। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, डिराइव्ड यूनिट बन जाती है। जैसे कि स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका यूनिट हो गया, स्पीड का यूनिट हो गया। ये किसका यूनिट हो गया, ये अपना फोर्स का यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही मैं लिख दूं मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकंड, ये क्या बन गया, ये मोमेंटम बन गया। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये क्या होगी, हमारी डेराइव्ड यूनिट, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं वो हमारी डेराइव्ड यूनिट कहलाती है। अब ऐसे आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, ये हमारी यूनिट्स हो गई, ये सातों के सातों याद होनी चाहिए, ये सातों क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट का सिंपल सा मतलब है कि भाई हम क्या रखते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, है ना, एक सेट ऑफ यूनिट या कलेक्शन ऑफ यूनिट को ही क्या बोल देते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, यह होता है एक सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, है ना। यूनिट्स का जो सेट है, जो कलेक्शन है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं। तीन तरह के सिस्टम है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीजीएस, एक होता है सीजीएस, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एफपीएस, और एक होता है तीसरा एमकेएस सिस्टम। ठीक है जी, यहां पर ये जो सी है इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सीएम, ये किसके लिए होता है, लेंथ के लिए। सिमिलरली ये जो जी है ये हो गया ग्राम, इसको कैसे लिखते हैं, जी। ये किसका हो गया, ये हो गया अपना मास के लिए। ठीक है, और ये बचा एस मतलब सेकंड, किससे लिखते हैं, एस से, किसके लिए लिखते हैं, टाइम के लिए। तो ये तीनों क्या है, ये लेंथ मास और टाइम के लिए है ना। सीजीएस मतलब लेंथ मास टाइम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस भी ऐसे ही हो गया, लेंथ मास टाइम, एफ क्या हो गया, एफ हो गया फुट। ठीक है, किसके लिए हो गया, ये हो गया लेंथ के लिए। ऐसे हो गया पी पाउंड, ये किसके लिए हो गया, ये मास के लिए हो गया। अगेन एस, एस सब जगह सेम है, सेकंड, ये किसके लिए हो गया, टाइम के लिए हो गया। ऐसे ही एक और आया था अपना एमकेएस सिस्टम, जो कि हमने अडॉप्ट किया बाद में चल के, है ना, जिसको हम एसआई सिस्टम में अडॉप्ट करते हैं। तो एम मतलब यहां पर क्या हो गया, मीटर, मीटर वही अपना लेंथ के लिए। ठीक है, के मतलब किलोग्राम, ये किसके लिए, अपना मास के लिए। एंड अगेन एस फॉर सेकेंड, किसके लिए, टाइम के लिए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है या फिर सेट ऑफ यूनिट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं। तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में एक यूनिट सेम है, जो कि क्या कहलाती है, अपनी सेकंड कहलाती है। क्लियर है बात। कुछ छोटी छोटी यूनिट्स है जो आपको याद रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि हम यूनिट कैसे लिखेंगे, एक दो छोटी मोटी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि भाई, जैसे अगर मुझे कोई यूनिट लिखनी है ना, तो यूनिट अगर मैं लिख रहा हूं, है ना, तो यूनिट कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, तो अगर मैं किलोग्राम लिख रहा हूं तो इसमें सारे लेटर कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। अगर मैं न्यूटन लिख रहा हूं तो इसमें भी सारे लेटर क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। अगर मैं जूल लिख रहा हूं तब सब क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। मैं कैंडेला लिख रहा हूं तब भी सारे लेटर क्या रहेंगे, स्मॉल ही रहेंगे। अगर आप यूनिट को पूरा लिख रहे हैं, जैसे एक और ले लो, जैसे मीटर ले लो, आप सेकंड ले लो, है ना, अगर आप यूनिट को पूरा लिख रहे हैं तो सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे। सारे लेटर कैसे लिखे जाएंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हो यूनिट के लिए, अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो यूनिट के लिए, और जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, किसके नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम पर है, तो फिर हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन को क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल एन लिखूंगा। जो जूल था इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल जे लिखूंगा। बट अगर हम जनरल यूनिट लिख रहे हैं जो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है, तो फिर उसको क्या लिखोगे, फिर उसको आप स्मॉल लेटर में ही लिखोगे। जैसे मीटर को एम ही लिखूंगा, जैसे कैंडेला को सी डी ही लिखूंगा, जैसे किलोग्राम को के जी ही लिखूंगा।
अब किलोग्राम में ग्राम यूनिट है, किलो तो क्या हो गया, उसका प्रीफिक्स हो गया, किलो तो क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, जिसका मतलब क्या है 1000, जिसका मतलब क्या है 1000। ये बात याद रखना, ये सीडी कैंडेला कोई साइंटिस्ट का नाम था। कैंडेला कहां से आया, कैंडेला वर्ड आया ये अपना कैंडल से, है ना, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कैंडेला वर्ड आया है कैंडल से, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, तो कैंडल लैटिन वर्ड है तो वहां से ही आया अपना, सॉरी कैंडल लैटिन वर्ड है तो वहां से ही आया अपना सीडी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यूनिट लिखेंगे। उसके अलावा कुछ जरूरी बातें, जैसे लेंथ की अगर मैं यूनिट लिख देता हूं, जैसे अगर मैं लेंथ की कुछ स्पेसिफिक यूनिट है जो आपको याद रखनी है, जैसे कभी आपसे पूछ ले 1 फर्मी का मतलब बताइए, तो 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। आपसे पूछता है 1 एंगस्ट्रॉम बताइए कि 1 एंगस्ट्रॉम बताइए, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो आप बताएंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आपसे कोई पूछता है कि बताइए ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे डिफाइन करोगे आप, आपसे कोई पूछता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे डिफाइन करोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, जो सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU कितने के इक्वल होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा भाई लाइट ईयर को डिफाइन करो, है ना, ऐसे ही आपसे बोल दे कि भाई लाइट ईयर क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप लाइट ईयर, लाइट ईयर बताइए क्या होता है। पहली बात तो लाइट ईयर आपको यही पता होना चाहिए कि लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है। पहली बात तो लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। अच्छा क्या है लाइट ईयर, तो लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं, लाइट ईयर क्या हो गया, डिस्टेंस traveled by light in space in 1 year। एक साल में लाइट स्पेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है, सो ये इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। कितने के इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने जाना फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि रहेगा डायमेंशंस। तो जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।